नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। एक 2 डिजिट का ऑड नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ऑड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो मान लिया जैसे है, मान लिया 15 है, देखिए पता नहीं क्या बवाला है, ही चल रहा है, दिख रहे हैं येलो में, येलो नहीं दिख रहे, तो दो खोल तो पता नहीं क्या बवाला होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 15 एक नंबर है, ठीक है, ये 2 डिजिट का भी है, ऑड है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये कह रहा है कि ऐसे ही एक नंबर है जो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है और विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल में बताया आपको, ये क्या है, ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक है, क्या है, प्राइम नहीं है, ठीक है। ये जैसे ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। इसी तरीके का एक एग्जांपल समझ लो जिसके बारे में कि ये बात करें, ठीक है। तो क्या कहता है आगे, व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स। मेरी बात में दोनों को कोरिलेट करके बता रही हूँ, आप बात को समझो। ये कह रहा है कि अगर नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, जैसे कि अगर ये 15 है और इसको रिवर्स करके 51 कर दो, यानी जो यूनिट प्लेस का नंबर था, डिजिट था, उसको टेंस प्लेस का बना दिया और जो टेंस प्लेस का था उसको यूनिट प्लेस का बता दिया। अगर हम ऐसा कर दे तो कह रहा है, तो क्या होगा, रिवर्स एंड एडेड टू द नंबर इटसेल्फ, और पुराने वाले नंबर पे उसको ऐड कर दे। जैसे 15 पुराना नंबर था, फिर हमने इसकी डिजिट को रिवर्स करा, 51 बना और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके का कुछ किया हमने, ठीक है। द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर, और रिजल्टेंट जो आया है, जो आंसर आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये इस एग्जांपल में, जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसमें ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होता है, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, उसके बाद 64 है, 81 है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा नंबर है जिसमें ये सारी प्रोसेस करने पे, जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस करने पे जो फाइनली हमें नंबर मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। तो बताइएगा कि हमारा इनिशियल नंबर क्या था, बताओ, 65 क्या था, 65। तुमने घर से देख के आए हो इस क्वेश्चन को, कैसे 65 तुमने कैसे निकाला, प्रोसेस भी तो बताओ। इस क्वेश्चन को करने का भी तो कोई तरीका होगा। चेक कर आंसर, तो 65 ही इसका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन आपने सारे ऑड नंबर लिखे 2 डिजिट के, 2 डिजिट के सारे ऑड नंबर लिखे, और उसमें से जैसे 2 डिजिट के ऑड नंबर कौन से होंगे, 2 डिजिट के 11 से शुरू होंगे, ठीक है। फिर आएगा 13, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 21, फिर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्राइम नंबर्स को नहीं लेना, प्राइम नंबर्स को नहीं लेना, क्योंकि उसने क्या कहा है कि वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। तो ये कह रहा है कि हमने ऐसे चेक किया और जो आंसर आना चाहिए वो हमें मिला 65 इज द राइट आंसर। अगला देखो, एन इंटीजर इज, अब लिसन टू मी, एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंटीजर को किस में ऐड किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आना चाहिए। जैसे बताइए, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/2, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नियम क्या होता है, रूल क्या है, रूल ये कहता है जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको मिलती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या मिलती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हो गया।
अब ये क्या कह रहा है, एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐड करा, कह रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करा, क्या करा, ऐड करा। जैसे 2 है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो, तो हमने इसको इसमें ऐड करा, ये बोल रहा है, ठीक है। इनवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द रिजल्टेंट नंबर। तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा। इट इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर मिलेगा, नंबर 1। वो एक फ्रैक्शन मिलेगा। इट इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा, या इट इज अ रेशनल नंबर या रेशनल नंबर होगा, बताइए। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है उसको देखो आप। रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास, इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 8 1 5, 5/2, यानी कि कितना आएगा बताओ, 2.5। अरे 2.5 आया ना, या तो 5/2 लिख लेंगे या 2.5 लिखेंगे। एक और लेके देख लेते हैं। मान लिया मैंने लिया 1 भी एक इंटीजर है। 1 के केस में थोड़ा अलग हो जाएगा, 1/1 भी 1 ही होगा, तो ये 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। एक 1 वाला केस छोड़ दीजिए, 3 ले लीजिए, 3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 8 10/3, है ना। 10/3 क्या आएगा, ये आता है 3.3333, ऐसा है। अब इसमें से कौन सी बात, मैंने आपको 3 केस बताए, तीनों में अलग अलग नंबर है। देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये जो नंबर आ रहा है ये तो पूरा होल नंबर ही आ जा रहा है, और ये जो नंबर आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, मतलब इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 3.33333 कंटिन्यू हो रहा है। अब 3 अलग अलग केसेस आपके पास आ गए, तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, बताओ आपको क्या लग रहा है। जो आंसर आ रहा है क्या वो इंटीजर है हर केस में, क्या ये फ्रैक्शन है हर केस में, क्या ये ऑलवेज 1 आ रहा है, क्या ये रेशनल आ रहा है, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, रेशनल। मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए। केस में क्या, कोई बात, इस केस में क्या आया था, इस केस में क्या आया था, फ्रैक्शन। इस केस में क्या आया, फ्रैक्शन। दूसरे केस में 1 वाले केस में क्या आया, होल नंबर, क्या आया, होल नंबर। और तीसरे केस में क्या आया था, रेशनल नंबर। लेकिन तीनों रेशनल तो फिर भी थे, इसको भी रेशनल कहेंगे, इसको भी रेशनल कहेंगे, और जो 10/3 आया उसको भी रेशनल कहेंगे, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो भी क्या होता है, रेशनल। तो रेशनल तो कम से कम तीनों केस में है, पर होल नंबर तीनों केस में नहीं है, इंटीजर भी तीनों केस में नहीं है, तो इसीलिए बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। इंटीजर नहीं है तीनों केस में, होल नंबर नहीं है तीनों केस में, और 1 भी नहीं है, इससे कहा आंसर हमेशा 1 होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। हाँ, रेशनल हमेशा होगा, रेशनल माने जिसको आप P/Q के फॉर्म में निकाल सकते हैं और Q0 ना, ठीक है, तो ये सही है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कर लेंगे आप, आगे बढ़ जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए इसके, 9 हो गए ना, 8 हो गए, 2 और कर लेते हैं। पूरा ऊपर करो, हर बार पूरा नीचे करो, दिमाग खराब करो, इसमें टाइम कितना बर्बाद हो रहा है हमारा। मैंने ये है ना, आप देखो ये वाला क्वेश्चन, ये अगले चैप्टर के हैं। आप देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन भी तो प्यारा है, क्वेश्चन भी अच्छा होता है, 2 बार खोल दिया ये बोर्ड भी ना सच में बहुत ही मुसीबत की जड़ है, सब खेल चौक पकड़ो अपना, फटाफट करो, इसी पे लगे रहो, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। और अभी हैंडी भी नहीं है ना, मतलब अभी हम लोगों को इतनी आदत नहीं है, सारे ऑप्शंस कैसे चलते हैं, कैसे क्या होता है, कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है,
Which letter represent the approximate position of p plus 1/8 on number line? इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, क्या क्या है? p लिखा है, q लिखा है, r लिखा है, s लिखा है, और ये क्या है? ये तो 0 है सर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये जो चार लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखा है? p, q, r एंड s। इसमें से कौन सा लेटर ऐसा है जो p plus 1/8 को दिखाता है एग्जैक्टली? p plus 1/8 को पहले तो ये पता लगाओ कि p कितना, p कितना हुआ। यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। क्वेश्चन इससे बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ से दे दिया। बताइए, ये जो 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1, ये कितने हिस्सों में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4, यानी ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, 1, 2, 3, 4, ये 4/4, जिसको 1 कहेंगे वही तो 1 है। 4/4 को ही तो 1 कहेंगे, और 2/4 को हाफ कहेंगे। ये कट के हाफ आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और इसी तरीके से 4 हिस्सों में ये भी डिवाइड है। ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/4। इसके भी 4 हिस्से ना, बात समझ रहे हो? तो अब बताइए कि p + 1/8 कितना होगा, और उसको कौन सा लेटर दिखा रहा है? बताइए। ये आपको क्लास 6 में 5 में कहीं सिखाया था, इस तरीके से नंबर लाइन पे फ्रैक्शन बताना। बताइए यहाँ तक कितना हुआ? देखो भाई, ये भाई बड़ी कॉमन सी बात हमारी समझ में नहीं है। ये पूरा 1 है, ये पूरा यहाँ तक 1 है, ये बीच वाला 0.5 है, ये 0.25 है, ये 0.75 है, और ये 1 है। फिर ये कितना हो जाएगा? 1.25, 1.5, 1.75 और ये 2। आया समझ? तो अब आपको ये बताना कि p + 1/8। p + 1/8 आ रहा है 1/5/8। 1/5/8। p कितना है? p बताओ मैम p आया है हमारा 1.5। p है 1.5। p क्या है? 1.5 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/1/2। 3/2 लिख सकते हैं। इसमें 1/8 ऐड करो, निकालो जरा। आपको फ्रैक्शन ऐड करने आते हैं ना? एलसीएम लेके जरा ऐड करो, जल्दी करो, सब काम मैम ही करेगी। जल्दी ऐड करिए, जल्दी सारे बच्चे ऐड करिए। और मुझे बताइए मैम फिर भी वही आ रहा है क्या? 1.5। क्या है? 13/8। 13/8 को आप पॉइंट में निकालिए, कितना आएगा? 8 बन जा, पॉइंट कितना बचा? 5। कितनी बढ़ जाएगा? 1.6। 50 हो गया ना? 48 कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। अब कितनी बढ़ जाएगा? हैं? 2। लगभग कितना आएगा? 1.62 ये लगभग। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा लेटर इसको दिखाएगा? आर दिखाएगा, आर दिखाएगा। अरे भैया यहाँ तक कितना है? 1.5। अभी तो बताया मैंने,
सॉरी 1.25 क्यूब पी कितना है 1.5 तो पी तो नहीं दिखा रहा है, पी तो खुद ही 1.5 है। अच्छा जी क्यूब। उसके बाद आर कितना है एस कितना है 1.75 और ये कितना है पूरा 2 हो गया। तो अब इन दोनों में से ही एक होगा तो कौन सा है आर या क्यू? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है अरे ये 1.5 है ये 1.75 है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर जो 8 सेक्शन बन रहे हैं ना 8 सेक्शन ही बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से हर एक सेक्शन कितने का है 0.25 वेरी गुड 0.25 ठीक है। अब ये जो R है ये 0.25 को आधा कर रहा है 0.25 का क्या कर रहा है आधा 0.25 का आधा कितना होगा लगभग में आएगा आइडिया से बता 0.25 का आधा है 0.12 के लगभग कुछ अरे 0.12 कुछ आगे और भी आएगा भाई 12 2 या 24 होता है 25 के लगभग तो 0.12 आएगा नहीं लगभग तो ये 0.12 ही तो इसमें ऐड होगा ना 1.5 में 0.12 ऐड कर दोगे तो इतना ही तो आएगा लगभग। ये भी तो पूरा पूरा थोड़ा निकाला भी और भी तो आगे जाएगा इसका डेसिमल ये पूरा थोड़ी डिवाइड हो रहा है तो ये वाला पॉइंट है आर कौन दिखाएगा एक नंबर का क्वेश्चन है कितना समय लगाओगे इसमें सीधे सोच लेना है कि 8 सेक्शन डिवाइडेड हैं तो एक सेक्शन 0.25 को दिखा रहा है सीधी सी बात देखो इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें आपने क्या करना है आपने ये मान के चलना जैसे ही आपने इसको देखा आपको समझ आ जाना चाहिए कि हर सेक्शन 0.25 का है किसका है 0.2 फिर वैसे ही आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए 1 है ये 1.25 हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा यानी पी की वैल्यू आपको पता चल जानी चाहिए कि पी की वैल्यू कितनी है 1.5 है पी कितना है 1.5 अब इसमें ऐड क्या करना है 1/8 हमने निकाल लिया ये आ रहा है 13/8 और ये आ रहा है 1.62 के लगभग। अब तुमने जो है 1.62 में से 1.5 माइनस कर लिया तो आपको पता चला कि 0.12 आना चाहिए 0.12 को R रिप्रेजेंट कर रहा है 0.12 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है R तो यानी P प्लस 0.12 को कौन रिप्रेजेंट करेगा R ठीक है समझ में आ गया मतलब 0.12 को R नहीं कर रहा ये डिस्टेंस 0.12 है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई P प्लस 0.12 यानी कि 1.62 जिसको कौन दिखा रहा है R कौन दिखा रहा है क्लियर है आगे बढ़ जाए अरे हाँ ना बोलो बस एक ही क्वेश्चन में हो गया 2 क्वेश्चन कितने करें हमने इसके बाद देखो ये बहुत आसान है इसे आप कर लेंगे ये तो खाली सिंप्लीफाई करना क्या करना है सिंप्लीफाई करके क्या इसमें कुछ पूछा है कुछ नहीं पूछा खाली सिंप्लीफिकेशन पूछा है सिंप्लीफिकेशन में वो आपका क्या चेक कर रहा है कॉम्पिटेंसी कौन सी चेक कर रहा है एबिलिटी टू कंप्यूट कौन सी कर रहा है भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट चल रहा है ना एबिलिटी टू कंप्यूट ये भी तो एक कॉम्पिटेंसी है कि आपको कंप्यूट करना आता है नहीं यानी कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है ये अपने आप में एक कॉम्पिटेंसी है सीबीएसई ने एक क्वेश्चन ये डाला है कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कैसा होगा ठीक है तो ये सिंपल क्वेश्चन भी एक डाला है इसमें ये आप कर लेंगे कितने 10 हो गए ना अंधेरा पट्टो हो जाता है पता नहीं पूछ जा रहा कैसे होगा वीडियो तो बिल्कुल अंधेरा कई बार तो बहुत आ जाता है कई बार सही भी आता है ध्यान देखो क्या है हाँ बोलो कोई कुछ बोल रहा इसके ऊपर लाइट नहीं ध्यान से सुनो मेरी बात को सारे बच्चे सुनेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है ये इवेंट मैनेजमेंट देखो अब ये कैसे हुआ सीजीए का क्वेश्चन इवेंट मैनेजमेंट करते हुए आपने देखा होगा इवेंट मैनेजमेंट माने कोई इवेंट होता है ना विद्यालय में इवेंट होता है विद्यालय में होता है कि नहीं विद्यालय में भी होता है आपके घर के आसपास होता है घर में कोई शादी होती है कोई फंक्शन होता है नामकरण होता है किसी का बर्थडे होता है दैट इज एन
इवेंट, तो उसका कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है कि अपने आप सब हो जाता है। सारा करीब तो 15 दिन पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई बैंकेट हॉल बुक कराना है, या कैटरिंग वाले को बुक करना है, डेकोरेशन वाले को बुक करना है, बर्थडे है तो गुब्बारे वाले से डेकोरेशन करानी है, वो हमें कुछ पिक्चर्स भेजेगा, कुछ मॉडल भेजेगा कि ऐसे कराने, सैंपल भेजेगा, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। खाने वाले को, कैटरिंग वाले को जब बताते हैं कि हमें ऐसा इवेंट मैनेजमेंट करना है, तो वो कुछ लिस्ट भेजता है कि इतने आइटम रखोगे तो इतना खर्चा आएगा, 100 लोगों में इतने आइटम रखोगे तो इतना आएगा। इस तरीके से मतलब पूरे काम को मैनेज करना पड़ता है, उसको कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो उसी से आपके डे टू डे लाइफ से जोड़ते हुए इसने एक क्वेश्चन बनाया कि एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेज इवेंट्स फॉर इट्स क्लाइंट। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स के लिए इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये जितने भी बच्चे इस साइड बैठे हैं ना, चिरंजीवी से लेके ये सारे मुझे ध्यान देते हुए दिखने चाहिए इधर। मैं भी इन क्वेश्चन के आंसर पूछूंगी और ये मैं क्या मैंने बताया ये पूछूंगी। जिसको नहीं आंसर इसके मुंह से निकला फिर मैं उसकी पिटाई करूँगी। तो द कंपनी टेक्स केयर ऑफ वेन्यू, डेकोरेशन एंड कैटरिंग। 3 काम ये कंपनी करती है। क्या क्या करती है? वेन्यू प्रोवाइड कराती है आपको। वेन्यू माने हॉल या जो भी ग्राउंड जहाँ पे आप फंक्शन करें। दूसरे नंबर पे कैटरिंग भी करती है, खाने का भी ये कर देती है। अगर आपको करवाना है तो खाने का अरेंजमेंट भी कर देती है। तीसरे नंबर पे क्या करती है? डेकोरेशन का भी कर देती है आपकी पसंद के हिसाब से। द ये क्या लिखा है? द इंफॉर्मेशन यूज फॉर द कैलकुलेशन के ऊपर ही लिखिए। द इंफॉर्मेशन यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट फॉर एन इवेंट इज गिवन इन द टेक्स्ट। तो देखो इस तरीके से वो आपको एक ऑफर देते हैं। क्या ऑफर देते हैं? ध्यान से देखो। इनके पास 3 तरीके के वेन्यू हैं। 3 तरीके के वेन्यू है। वेन्यू 1 जो क्लोज स्पेस है, माने हॉल टाइप का जो बंद है। वेन्यू 2 ये भी क्लोज है। 2 अलग अलग टाइप के वेन्यू है, दोनों क्लोज है। वेन्यू 3 ओपन कोर्टयार्ड है, मतलब खुला ग्राउंड जो होता है उसको भी आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वेन्यू 1 जो है क्लोज है और उसमें 250 यानी 250 लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है। वेन्यू 2 में 250 से 500 तक का हो सकता है। अगर आपके यहाँ आने वाले ज़्यादा गेस्ट हैं, हो सकता है शादी का फंक्शन हो, कोई छोटा फंक्शन भी होता है, बर्थडे का कोई बड़ा भी होता है, इसमें ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं। ओपन कोर्टयार्ड जो है तो 500 से लेकर 2000 तक के लोग आ सकते हैं। इतने पर्सन्स उसमें आ सकते हैं। साइज दे रखा है, इसका साइज है 150 मीटर्स, इसका है 200 मीटर्स और इसका है 7500 मीटर्स। रेट दे रखा है डॉलर्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जो बनाया गया होगा हमारे यहाँ नहीं बनाया गया है, बाहर की कंट्रीज में बनाया गया है, तो इसमें रेट्स डॉलर्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो $650, $1000 और $3000। माने अगर आप वेन्यू फर्स्ट करते हो जिसमें कि 250 लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है, तो आपको $650 पे करने पड़ेंगे। और $1 का रेट लगभग कितना है? 80 रुपये 85 रुपये के आसपास होगा। तो इतने पैसे समझ लो आप इंडियन करेंसी। ठीक है, $1 बराबर लगभग 80 to 85 रुपीज़ होता है। तो इंडियन करेंसी में कितने पैसे बैठेंगे आप एक लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल आप डॉलर में ही समझिए। अब हो सकता है हम आपको क्वेश्चन दे तो हम इन रेट्स को चेंज करके रुपीज़ में दे दें। ठीक है, अगर आप वेन्यू 2 करते हैं जिसमें कि 250 से लेके 500 लोग तक का अरेंजमेंट हो सकता है, तो आपको $1000 देने पड़ेंगे। $1000 का मतलब लगभग कितना हो गया बेटा? 80,000 रुपीज़। कितना हो गया? 80,000। और अगर आप वेन्यू 3 करते हो जिसमें 7000, जैसे कोई बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस की पार्टीज़ होती है, बहुत सारे लोगों का अरेंजमेंट करना है, तो आपको $3000 देने पड़ेंगे। यानी कि 3 × 80 यानी कि लगभग 3 लाख रुपये हो गए। कितने हो गए? 3 ही हो गए। सॉरी, कितना हो गया? कितना हो गया? 2,40,000 के लगभग हो गए। ठीक है, एग्जैक्ट 80 रुपीज़ नहीं है, 80 के आसपास है जो डॉलर की कीमत है। ठीक है, 80 डेसिमल। हाँ, समझ में आया? ये बढ़ते घटते रहती है, फिक्स नहीं होती है। कभी पैसा डॉलर के कंपैरिजन में मजबूत होता है, कभी कम नीचे चला जाता है, तो ये हमेशा फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, अब ये तो हो गई वेन्यू की बात, यानी जो आप हॉल करेंगे या ओपन कोर्टयार्ड करेंगे। अब साथ में डेकोरेशन भी आपको दे रहा है। डेकोरेशन में वो कह रहा है एक तो हम बेसिक डेकोरेशन करेंगे बिल्कुल नॉर्मल सी, तो उसके लिए आपको पर स्क्वायर मीटर माने कितने एरिया में, 1 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया ऐसे भी 1 मीटर और ऐसे भी 1 मीटर। किसी भी जगह का जब एरिया नापा जाएगा तो स्क्वायर मीटर में नापा जाएगा। किसमें नापा जाएगा? स्क्वायर मीटर। एरिया जब कैलकुलेट होगा तो एरिया स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं कि नहीं निकालते? अब हॉल की लंबाई चौड़ाई अगर मीटर में दी है तो एरिया भी स्क्वायर मीटर में ही होगा।
और जब स्क्वायर मीटर में एरिया होगा तो खर्चा भी स्क्वायर मीटर में ही बताया जाएगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि $0.5 पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि अगर आप 40 स्क्वायर मीटर में डेकोरेशन कराना चाहते हो तो इसको $0.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, $20 लगेगा। कितना लगेगा, $20 लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही स्टैंडर्ड तरीके की डेकोरेशन कराना चाहते हो, बेसिक से थोड़ी अच्छी है, तो इसमें 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपको $1 देना पड़ेगा, इसमें $0.5 देना पड़ रहा है, इसमें 1। अगर आप प्रीमियम बहुत अच्छी डेकोरेशन कराना चाहते हैं, प्रीमियम भी है उनके पास, तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपको $1.5 यानी $1.5 पे करना पड़ेगा। इतना आपको समझ आ गया। तो ये बेसिक चीज़ है। अब ये कह रहा है कैटरिंग सर्विसेज चार्जेस। अब कैटरिंग सर्विसेज भी तो है, माने खाने का चार्जेस आर $30 पर हेड, माने एक जने के खाने का इंतजाम अगर एक आदमी को बुलाते हैं तो $30 देना है। $30 का मतलब कितना हो गया, बताओ जरा। 24,000। 2400 लिखा मैंने, गलत लिखा? ठीक है, यानी एक जने का खाना 2400 रुपये का है, एक जने का पर हेड। ठीक है, तो $30 देने पड़ते हैं पर हेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट फॉर 250 गेस्ट। अगर आपको 250 लोगों के लिए इवेंट मैनेजमेंट करना है, क्लोज स्पेस विद बेसिक डेकोरेशन। अब देखो, सुन लो, क्या फिर से समझो। अब हमें करना क्या है, हमें कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है, पीपल कितने हैं भाई, बोलो जल्दी बोलो। पीपल कितने हैं, पर्सन्स कितने हैं, पर्सन्स है 250। ठीक है, हॉल कौन सा लेना है, क्लोज अप स्पेस। क्लोज स्पेस, ठीक है, क्लोज स्पेस कहाँ है, क्लोज स्पेस। तो 250 का अरेंजमेंट तो पहले में भी हो जाता है, वेन्यू 1 ही लेंगे, तो क्लोज स्पेस लेना है तो वेन्यू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बेसिक डेकोरेशन करानी है तो बेसिक डेकोरेशन का खर्चा कितना है, $0.5 वाली करानी है, जो 1 स्क्वायर मीटर के लिए होती है, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये कह रहा है बेसिक डेकोरेशन एंड कैटरिंग। ठीक है, एंड कैटरिंग द कॉस्ट कैलकुलेशन इक्वेशन इज दिस। ठीक है, कैटरिंग भी तो करानी है हमको। कैटरिंग कितने की हो जाएगी, 250 लोगों की, 31 आदमी की है। ठीक है, ये है, तो उसके लिए इक्वेशन ये बन रही है, कह रहे हैं इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है, 30x इसलिए दिया है क्योंकि $30 एक बंदे के लिए। अच्छा, x मतलब इसलिए और ये इक्वेशन कितने बन लोग रही है। हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये पहले समझ लो, पूरा अच्छे से समझ लिया आपने। बेसिक डेकोरेशन भी तो हम $75 अगर हम वेन्यू 1 लेते हैं। समझ लिया इतना, और जूम कर दूं, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, इतना बड़ा बड़ा है। जब बच्चे हुए जूम करके फिर इतना ही दिखाई देगा। मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ आपको, ये देख लिया आपने, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। ये बेसिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है, देखो वेन्यू 1 उसको लेना है, कौन सा लेना है, वेन्यू 1। तो वेन्यू 1 में $650 तो $650 तो वेन्यू के लिए पे करेगा ना, इतने तो वेन्यू के लिए पे करेगा। अब डेकोरेशन के लिए कितना करेगा, बेसिक डेकोरेशन ले दिया $75 वेन्यू 1 के हिसाब से, तो 250 इंटू 0.5 कितना हो गया, स्क्वायर मीटर है ना मैम, मैम 150 होगा मैम, 75। मैम 150 आएगा।
मैम मुझे हमने स्क्वायर मीटर में लेना है। क्या वेन्यू वन में कैपेसिटी 250 होती है और साइज 150 है ना। साइज कहाँ है? मैम साइज इन स्क्वायर तो मीटर साइज 1 अच्छा स्क्वायर मीटर सॉरी ये तो कैपेसिटी है 150 इंटू 0.5 0.5 कितना हो गया? $75 हो गया, ये करेगा कितना हो गया? $725 आ गया। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि ये 725 कैसे आया, समझ में आ गया? ये इक्वेशन कैसे बनी ये बता रही हूँ। तो ये 725 मनी, देखो वेन्यू का पैसा और डेकोरेशन का पैसा तो फिक्स हो गया 725 रुपये, ये दोनों हमें फिक्स पता है। 30x इससे लिखा है कि 30 एक बंदे के खाने का बताया, 30 कितने का बताया? एक बंदे के खाने का। और अगर x बंदे हैं, बंदे ऊपर नीचे बढ़ सकते हैं खाने में, अगर लोग अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इन दो चीज़ों के लिए देखो कहाँ गया, क्लोज स्पेस और बेसिक डेकोरेशन, इसका चार्ज तो फिक्स ही रहेगा ना। अगर किसी हॉल में हम करा रहे हैं तो इसका चार्ज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और ये 250 लोगों तक के लिए है, यानी 250 से कम भी तो लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो खाने का तो वो उसी हिसाब से लेगा ना। मान लिया आपके खाने पे 200 ही लोग आए, ठीक है, तो 200 लोगों का तो इतना हो जाएगा कि नहीं, ये 200 ही एक्स है नंबर ऑफ पीपल जितना खाने आ रहे हैं, समझ गए? तो ये चीज़ चेंज हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 30x लिखा है, मतलब x की वैल्यू जितनी भी होगी, नंबर ऑफ पीपल की 150 ही लोग खाने पे आए या 100 ही आए या 200 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 250 आ सकते हैं इस हॉल में, तो इस हॉल की बात आ रही है तो 250 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, लेकिन उससे कम हो सकते हैं। तो ये चीज़ चेंज होगी, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉल का तो जितना पैसा देना है देना ही है और डेकोरेशन का जितना देना है देना ही है। तो ये एक फिक्स इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, क्वेश्चन के आंसर आप खुद करेंगे, नोट आप करेंगे। ये टेबल बना ली, घर पे बना लेंगे क्या? ये क्वेश्चन याद रहेगा, इसको डाउनलोड कर लेना, मैं समझा देती हूँ आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का। हाँ अभी बता देंगे, बैठो मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप CBA क्वेश्चन करोगे तो CBSE की एक ही साइड आती है, CBSE की साइड CBSE डॉट कुछ लिखा है देख लो। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट ऑफ। अब एक इक्वेशन बनाओ, कह रहा है अगर आपको वेन्यू 2 करना है और प्रीमियम डेकोरेशन करना है, उसने आपको इक्वेशन बना के बताई थी अगर वेन्यू 1 करना है और बेसिक डेकोरेशन करना है। उस इक्वेशन को देखते हुए, उससे आइडिया लेते हुए आप एक दूसरी इक्वेशन बनाइए वेन्यू 2 और प्रीमियम डेकोरेशन के लिए। बनाइए बात समझ, एक बार नीचे कर दीजिए बस। अभी तक कथा सुन रहे थे, कथा थी अभी तक भाई। ये इक्वेशन इसने बनाई है नहीं बनाई है? प्राइस तो मैं बता रही हूँ, ये इक्वेशन बनाई है ना, ये किसके लिए बनाई है? वेन्यू 1 और बेसिक डेकोरेशन के लिए। अब आपको बनाना है वेन्यू 2 और प्रीमियम डेकोरेशन के लिए। ये लो, ये रही टेबल, वेन्यू 2 और प्रीमियम डेकोरेशन के लिए मुझे बना के दिखाई। देखती हूँ कौन बच्चा कितनी जल्दी बना लेता है और सबसे पहले कौन बना। वेन्यू 2 आपको करना है और प्रीमियम डेकोरेशन करानी है। लोगों का पता आपको नहीं है, लोग कितने होंगे वो आप मैम आ गया। एक बच्चे बैठ जाओ, अभी और वो करने को दो, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे आंसर मिल जाएगा। तो ये नोट कर लिया आपने? अरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे तो ये टेबल फटाक से बिना टेबल के ऐसे बना लो, टेबल खींचो मत, वैसे ही लिख लो, ऊपर के हेडिंग्स लिख लो और ये लिख लो, क्योंकि मैं नीचे के क्वेश्चन ऊपर करूँगी तो बार बार टेबल कैसे दिखाऊंगी। फिलहाल आप पहला क्वेश्चन करो, वेन्यू 2 और प्रीमियम डेकोरेशन। वेन्यू 2 और प्रीमियम डेकोरेशन। इसमें लिख लो बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, आगे से लिख लो $50, $1, $1.5। हो गया? ये नोट हो गया? भाई साहब बिल्कुल ही मतलब देख के ही लिखोगे, दिमाग में याद नहीं हो रहा है। 250, 250 से 500, 500 से 1000 लिखा है इधर, और उधर लिखा है 150, 200, 7500। जल्दी नोट करो।
इक्वेशन कितने बच्चों ने निकाल ली? मैम मैंने कर जिन्होंने निकाली वो दूसरा क्वेश्चन बताओ. द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द वेन्यू. जो मैनेजमेंट कंपनी है ना वो 40% का प्रॉफिट ले रही है. अब खाली आप ही के लिए काम थोड़ी कर देगी. उसने क्यों खोली है कंपनी? प्रॉफिट के लिए खोली है. तो वो कितना प्रॉफिट ले रही है? 40% का प्रॉफिट ले रही है किसमें? वेन्यू में. और 50% का प्रॉफिट ले रही है कैटरिंग में. और 10% का प्रॉफिट ले रही है डेकोरेशन में. बात समझ में आ गई? जैसे इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लिया जिसका वेन्यू है, वेन्यू किसी और का है, कंपनी कोई और है, वेन्यू कहीं और करके दे दिया. तो मान लिया अगर 100 रुपये किराया जा रहा है वेन्यू का, तो उसमें से 40 रुपीज़ तो ये कंपनी ही रख ले रही है, 60 रुपये मालिक को दे रही है, 60 रुपये. यानी 40% का प्रॉफिट वो किस में ले रही है? वेन्यू में. 50% का किस में ले रही है? कैटरिंग में. यानी अगर कैटरिंग का खर्चा 1 लाख आ रहा है तो इसमें से 50% यानी 50,000 ये खुद ले रही है और बाकी आगे पे कर रही है. यानी जो लोगों को जिन्होंने खाना बनाया, सामान आया, उसमें प्रॉफिट ले रही है. ठीक है. अगर खर्चा 50,000 का है तो वो आपसे कितना चार्ज कर रही है? 1 लाख. ठीक है. और 10% ले रही है डेकोरेशन. यानी अगर 100 रुपये की डेकोरेशन हो रही है तो उसमें 10 रुपये वो खुद रख रही है. ठीक है. मतलब डेकोरेशन 90 ही रुपीज़ की हो रही है. आपसे कितना ले रही है? 100. यानी आपसे ऐसे समझ लीजिए कि आपसे 100 ले रही है तो 10 खुद रख ले रही है और 90 का खर्चा है. ठीक है. आगे क्या कहता है? हाउ मच इज द प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट फॉर 200 गेस्ट एट वेन्यू 1 एंड बेसिक डेकोरेशन. अगर आपको 200 लोगों का अरेंजमेंट करना है, वेन्यू 1 में करना है और बेसिक डेकोरेशन के साथ करना है, तो ये बताइए कि उसका प्रॉफिट कितना होगा. तो इसमें आपको तीनों चीज़ें अलग अलग निकालनी पड़ेगी. वेन्यू का खर्चा अलग निकालना पड़ेगा, वेन्यू कितने रुपए का हो रहा है. उसके बाद कैटरिंग का खर्चा अलग निकालना पड़ेगा, वो कितने रुपए की हो रही है. और उसके बाद डेकोरेशन का खर्चा अलग निकालना पड़ेगा, वो कितने की हो रही है. फिर इसका 40% निकालोगे, इसका 50% निकालोगे, इसका 10% निकालोगे और वो तीनों रुपीज़ जितने भी आएंगे उन सबको क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे. तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉफिट कितना लगेगा. तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें निकालनी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. ठीक है ना. वेन्यू कितने का हो जाएगा? पहला वाला वेन्यू है कितने का हो जाएगा? 650 क्या? तो $650 का आप निकालेंगे 40%. 650 का 40% कितना होगा? 40% ऑफ 650. ये कट गया, ये कट गया, तो बचा 65 इंटू 4. तो कितना बचा? 260 रुपीज़. ये $100. तो $260 तो वो इसमें कमा रही है, अपने पास रख रही है. ठीक है. फिर आप निकालो कैटरिंग का. कैटरिंग 200 लोगों की करनी है. एक इंसान की कैटरिंग में $30 खर्च होते हैं. 200 लोगों में कितना खर्च होंगे? $6,000. $6,000 में से वो कितना % खुद रख रही है? आधा. यानी $3,000 वो खुद रख लेती है. अब निकालो डेकोरेशन, बेसिक डेकोरेशन. बेसिक डेकोरेशन कितने स्क्वायर मीटर में करनी है? 150 स्क्वायर मीटर. तो 75 आ रहा था शायद. यस मैम. $75 आ रहा था. 75 का कितना % रखेगी ये? 10%. 10% कितना हो गया? $7.5. ये सारा ऐड कर लो. ये टोटल ये जो प्रॉफिट इनका निकल आएगा. मैम आ गया 327.3. सबको समझ आ रहा है? यस मैम. आ गया. यस मैम. ऐसे कैलकुलेट करना है. इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया. इससे पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर निकला आपका? इसका क्या आंसर निकला? वेन्यू 2 प्लस प्रीमियम डेकोरेशन. देखो इसमें 30x तो आएगा ही, प्लस आगे कितना आएगा? वेन्यू 2 कितने रुपए का हो रहा है? मैम 1100 प्लस 30x आंसर. हाँ. वेन्यू 2 का चार्ज कितना है? खर्चा कितना है वेन्यू 2 का?
$1,100 हो गया। कैटरिंग का खर्चा, सॉरी कैटरिंग तो यही है, डेकोरेशन का खर्चा $1। ये कितना बड़ा है, इसका एरिया कितना है? 150 तो पहले वाला है, 200 है, तो 200 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से $1 है, इसका $1 है ना? अच्छा 1.5 है, तो कितना हो गया 200 का 1.5? अरे गलत आया तो मेरा 1.5 300, ठीक है। तो ये हो गया 1300 प्लस 30, ये क्वेश्चन बनेगा, सबकी यही बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? ये एक क्वेश्चन बस समझो इसको कि हम पूरे उसमें एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट इन डॉलर्स? व्हाट इज द कॉस्ट इन डॉलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट 300 पीपल के लिए ऑर्गेनाइज करना है, ओपन कोर्टयार्ड में ऑर्गेनाइज करना है और स्टैंडर्ड डेकोरेशन करनी है। जल्दी निकालो कितना पैसा लगेगा, जल्दी देखते हो कौन सबसे पहले कैलकुलेट मैम करता है। ओपन कोर्टयार्ड का मैम कितना फीस था? ये नोट कर लिया आपने? 300 लोगों के लिए ओपन कोर्टयार्ड में स्टैंडर्ड डेकोरेशन के साथ, 300 लोगों के लिए ओपन कोर्टयार्ड में 300 लोगों के लिए 300 लोगों का कैटरिंग का खर्चा निकालोगे ना, जब अरेंजमेंट करना है तो पूरा ही करना है। ओपन कोर्टयार्ड में मैम मेरा आ गया। और स्टैंडर्ड डेकोरेशन के साथ, चलिए बाकी लोग भी करो। कितनों का आ गया आंसर? 1 2 300 लोगों की कैटरिंग कितने में हो जाएगी? $9,000 में, ठीक है। 300 लोगों के लिए हम ओपन कोर्टयार्ड कर रहे हैं। ओपन कोर्टयार्ड का जो वो है एरिया है वो कितना है? एरिया कितना है? 7,500 है, 7,500 लोग आ सकते हैं। 3,000 है, वो तो रेट है। एरिया का है। अच्छा साइज ही तो है ये साइज ही है, यस मैम। साइज है ये। अब इतने में आपको डेकोरेशन करानी है स्टैंडर्ड वाली, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो $7,580 तो आएंगे। कैटरिंग हो गई, डेकोरेशन हो गया, अब क्या बचा? वेन्यू का खर्चा। वेन्यू कितने का है? मैम वो 3,000 का आ गया। 3,000 ऐड कर लो सबको, 9,000 19,500 आ गया। और 7,500 कितना आ गया आंसर? मैम $19,500। अब जब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे ना घर पे, तो आपको सब चीज़ें अलग अलग लिखनी है कि इतने की कैटरिंग, उसको पूरा मल्टीप्लाई करके, इतने का कोर्टयार्ड और इतने की डेकोरेशन, फिर ऐड करके तब आंसर टिक करना है। ये नहीं कि सीधे आंसर टिक कर दिया आपने। ये वाला है यस मैम। आंसर ये होगा। इसके चारों ऑप्शन भी नोट कर लो। कैसा लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में? मजा मजा आ रहा है ना? तो इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है आपके टेक्स्ट बुक के, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ा है। इसके साथ ये डेकोरेशन, उसके साथ वो कोर्टयार्ड, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद समझ के खुद करिए, इसको ना मैं समझाऊंगी ना मैं कराऊंगी, खुद समझिए और आंसर निकाल के मुझे बताइए। मैं खाली रीड कर दे रही हूँ उसको। हाँ बोल वाला सुन लो, लिसन टू बी क्लास 8। इन एन इवेंट विद मोर देन 1,000 गेस्ट, मोर देन 1,000, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1,000 से ज़्यादा गेस्ट के लिए मुझे कौन सा वेन्यू करना पड़ेगा। एंड स्टैंडर्ड डेकोरेशन, अ क्लाइंट गेट्स अ 20% डिडक्शन इन कैटरिंग चार्जेस, ठीक है। कैटरिंग चार्जेस में उसको 20% का डिडक्शन मिला, मतलब उसको डिस्काउंट दे दिया एक तरीके से। जितना पड़ रहा था इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से
उसमें कहा 20% कम हो जाएगा। ही पेज एन अमाउंट, उसने इतना अमाउंट पे किया है डॉलर्स में, तो हाउ मेनी गेस्ट डिड द क्लाइंट इनवाइट, तो उसने कितने गेस्ट इनवाइट किए थे ये बताइए। नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे आपको ये बताओ, करिए। पहले नॉर्मल निकालिए, डिस्काउंट बाद में निकालिएगा। पहले नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन 25, इसको घर से करके ला, ठीक है। कर सकता है।